स्टॉप मेमोराइजिंग एंड स्टार्ट मास्टरिंग। पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन ये सारी चीज़ें सेम होती है, बट 90% ऑफ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कोर कॉन्सेप्ट जो इन चीज़ों को लिंक करती है। In this comprehensive lecture, we cut through all the confusions and build your complete exam-ready master plan for tuberculosis. So we'll start by the definition of tuberculosis. ट्यूबरकुलोसिस एक क्रॉनिक कंटेजियस यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जिसको बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। इसके अंदर ग्रैन्युलोमास फॉर्मेशन होती है, ट्यूबरकल्स बनते हैं जो कि कैविटीज़ होती है वाइट, ये राउंड नड्यूल फॉर्मेशन करता है या वाटरी आउटग्रोथ्स होती हैं। ये मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, बट ये हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन, दूसरे पार्ट्स जैसे हमारे ब्रेन, हमारे बोन्स, जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, स्पाइन को, किडनीज़ को, लिम्फ नोड्स को। अगर ये हमारे बोन्स या जॉइंट्स को अफेक्ट करता है उसको हम पॉट्स डिजीज़ बोलते हैं। 95% लोग जिन्हें ट्यूबरकुलोसिस होता है उनमें कोई सिम्टम नज़र नहीं आता है और वो नॉन कंटेजियस होते हैं। कॉज की बात करेंगे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक बैसिला या बैक्टीरिया होता है, ये कॉजेटिव एजेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस का। इसको हम दूसरा नाम कॉचिस बैसिलस भी बोलते हैं। ये स्मॉल इन साइज़ होता है और रॉड शेप्ड होता है। एसिड फास्ट होता है ये, जब इसकी एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है तो ये रेड स्टेन देता है। ये एरोबिक होता है, इसके हार्ड वैक्सी सेल वॉल की वजह से इसमें रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट रिफैम्सिन और दूसरे ड्रग्स को, और जिसकी वजह से ये फिर बाद में कॉज करता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ट्रांसमिशन की अगर बात करेंगे तो ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग करता है, कॉफ करता है या स्पिट करता है ओपनली विदाउट एनी प्रिकॉशंस, तो ये ड्रॉपलेट्स जो है एयर के साथ मिक्सअप होता है। चूँकि ये बैक्टीरिया एरोबिक है तो ये कुछ घंटों तक एयर में सरवाइव कर सकता है और बहुत ही कम क्वांटिटी, लेस देन 10 बैसिलाई चाहिए होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। जब यही एयर फिर दूसरा पर्सन इनहेल करता है तो उसकी बॉडी में भी बैक्टीरिया एंटर करता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है और इस तरह से दूसरा पर्सन भी अफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। तो सबसे पहले हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे, यानी साइट के बेस पे कितने टाइप्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के। इसमें आता है पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जो पल्मोनरी टीबी है ये लंग्स के अंदर होता है और ये सबसे कॉमन टाइप है टीबी का। ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और मिलियरी भी हो सकता है। अब जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है ये लंग्स के बाहर कहीं भी हो सकता है, जैसे लिम्फ नोड्स के अंदर, प्लूरा के अंदर। प्लूरा जो कि हमारे लंग्स का ही पार्ट है आउटसाइड द सराउंडिंग द लंग्स, बट ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आता है, न कि पल्मोनरी टीबी में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ट्यूबरकुलोसिस बोन्स और जॉइंट्स में होगा तो उसको पॉट्स डिजीज़ बोलते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस सीएनएस को भी अफेक्ट कर सकता है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइट्स, पेरिकार्डियम को भी, जीआई ट्रैक्ट को भी और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट को भी ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट कर सकता है। बेस्ड ऑन डिजीज़ एक्टिविटी या इन्फेक्टिविटी, WHO और CDC के हिसाब से 2 टाइप्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के। एक आता है एक्टिव टीबी और एक लेटेंट टीबी। एक्टिव टीबी में बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में होता है, इसमें सिम्टम्स अराइज होते हैं, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, ये इन्फेक्शस होती है। इसमें जो बैसिलाई है बैक्टीरिया वो स्प्यूटम में प्रेजेंट होता है और इसमें चेस्ट एक्सरे जो है वो एबनॉर्मल आता है, मींस उसके अंदर हमें कैविटीज़ शो होती हैं। बट लेटेंट टीबी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव फेज में नहीं होता है, वो हमारे मैक्रोफेजेस के थ्रू डीएक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स अराइज नहीं होते, नॉन इन्फेक्शियस होता है। और जो ये बैसिलस है ये प्रेजेंट होता है पर्सन के अंदर, बट ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, बट ये बाद में रीएक्टिवेट हो सकता है। अगर एक पर्सन की इम्यूनिटी वीक होगी या उसको कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा या अदर कॉजेज़ की वजह से रीएक्टिवेट हो सकता है ये, बट इसके अंदर चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया जाएगा तो वो नॉर्मल शो होगा। ट्यूबरकुलोसिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो पल्मोनरी टीबी के अंदर अर्ली स्टेजेस में कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा, परसिस्टेंट कफ रहेगा 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा, हेमोप्टिसिस होगा, फटीग होगा, फीवर,
इवनिंग के टाइम पे ये ज़्यादा हो सकता है। लेटरल स्टेजेस में लो ग्रेड फीवर होगा और हाई ग्रेड फीवर होगा एक्यूट फेज़ में। इसके अलावा मेलेस होगा, नाइट स्वेट्स होंगे पर्सन को, वेट लॉस होगा, चेस्ट पेन होगा उसको, और उसको ब्रेथलेसनेस या जिसको हम डिस्निया भी बोलते हैं वो भी होगा, और एनोरेक्सिया होगा यानी लॉस ऑफ एपिटाइट। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें होगा ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, यानी इसको जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से सिम्टम्स भी होंगे। मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस में जब ये सीएनएस को अफेक्ट करता है तो नेक स्टिफनेस होगी, हेडेक होगा, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होगी, बट ये स्वेलिंग जो है पेनलेस होगी। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होगा, डिस्यूरिया होगा, हिमैचूरिया होगा, और वुमेन में इनफर्टिलिटी हो जाएगी। बोन्स और जॉइंट्स की बात करेंगे, पॉट्स डिजीज इसे हम बोलते हैं, इसमें पेन होगी और डिफॉर्मिटी हो जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करेंगे तो इसमें कहाँ पे होता है, मेनली इलियोसीकल रीजन जो है, इसमें कॉमन साइट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इलियोसीकल रीजन। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। इसमें पेन होता है और डिस्टेंशन होगा। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बैक्टीरिया इनहेल हो जाएगा, ये एयरवेज के थ्रू एल्वियोलाई तक पहुंचेगा जहां पे इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। साथ में वहां प्रेजेंट होती है मैक्रोफेजेस जो कि हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफेंस सेल्स होती है। वो इन बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगे अपने अंदर, जिसके फॉर्मेशन में रिजल्ट में ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन बनेगा, राउंड स्ट्रक्चर। इस ग्रैनुलोमा को जो सेंटर होता है ये वाइट चीज़ी लाइक अपीयरेंस होती है इसको, जिसे हम गॉन फोकस बोलते हैं। यही गॉन फोकस जो है एक्सरे में हमें एज ए कैविटी दिखता है। अब ये बनता कैसे है ये गॉन फोकस, जब हमारी मैक्रोफेजेस रिकॉग्नाइज करती है सेल्स को, इन बैक्टीरियाज को, तो ये उनको एनगल्फ करते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे वो फैगोस्टाइज होंगे और फॉर्मेशन ऑफ फैगोसोम होगा। थर्ड स्टेज में लाइसोसोम और फैगोसोम का फ्यूजन हो जाएगा और इन बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन हो जाएगी मैक्रोफेज के अंदर। अब ये मैक्रोफेज जो है ये लोडेड होता है विद द बैक्टीरिया, बट इसके इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो है बाकी सेल्स इन मैक्रोफेजेस को सराउंड करेंगी, इनको बाउंड करेंगी। तो इसमें क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये किल मैक्रोफेजेस जो है वहाँ पे एक सेंटर फॉर्मेशन करेंगे ग्रैनुलोमा के अंदर, जो कि वाइट अपीयरेंस होगी उसके, चीज़ी लाइक होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यही जो बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं इस गॉन फोकस के अंदर, जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, डोर्मिनेंट होते हैं, ये बाद में रिएक्टिवेट हो सकते हैं अगर पर्सन को ट्रीटमेंट ना मिले या अगर उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन दोबारा हो सकती है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन कॉज होगा और जिस वजह से ग्रैनुलोमा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगी, पूरे लंग्स को वो कवर करेंगे, जिसे हम ग्रैनुलोमा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक नेटवर्क बन जाएगा और उन्हीं की वजह से वहाँ पे फिर कैविटीज़ अपीयर हो जाती हैं। अब हम रिस्क फैक्टर्स अगर देखेंगे तो ओवर क्राउडेड या टाइट लिविंग क्वार्टर्स जो होते हैं उनमें चांसेस होते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है टीबी का। ओवरटी अगर होगी, माल न्यूट्रिशन अगर होगा तो रिस्क होता है टीबी का। इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से ये हो सकता है। अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी वीक होगी या इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी किसी को चल रही होगी, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे कोई होगा, तो उससे भी रिस्क होता है टीबी होने का। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, अगर जैसे HIV हो गया तो इन पर्सनस को भी रिस्क होता है कि उन्हें टीबी होगा बाद में। अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो जिनकी एज 5 ईयर्स या 5 ईयर्स से कम होती है तो उन्हें हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस। ड्रग अब्यूज़ जो करते होंगे या ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते होंगे, एडिक्शन होगा। स्मोकर्स जो होते हैं उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क होता है टीबी का। और इसके अलावा अगर कोई इंसान क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उसे भी ज़्यादा रिस्क होता है ट्यूबरक्लोसिस होने का। अब हम इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। तो प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, फ्लूइड फॉर्मेशन हो सकती है लंग्स में या फिर प्लूरल कैविटी में। इसके अलावा हेमोप्टिसिस हो सकता है, ब्लड विद स्प्यूटम। निमोनिया हो सकता है पर्सन को, जिसमें एक्सुडेट फिल हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर। और न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, जिसमें क्या हो जाते हैं, कोलैप्स होते हैं हमारे एल्वियोलाई। लंग फिब्रोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा मिलरी टेबी यानी
लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स में जब ट्रांसफ़र होता है टीबी, उसको हम मिलियरी टीबी बोलते हैं। इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अब ये कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो BCG बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन एज अर्ली एज पॉसिबल बर्थ के टाइम पे ये दिया जाता है। अब आप मुझे बोलेंगे कि इसकी साइड क्या है और वहाँ ही पे ये क्यों दिया जाता है। इसके अलावा इसकी अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए, लोगों में टेस्ट होने चाहिए, इसके लिए मॉनिटर होने चाहिए। वल्नरेबल पीपल मींस जो पीपल ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं, किसी के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं टीबी वाले पेशेंट के, या उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे टीबी ज़्यादा पाया जाता है, तो उनकी भी मॉनिटरिंग, उनको भी टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। आइसोलेशन करनी चाहिए उस पेशेंट की जिसे टीबी होगा, जैसे विज़िटर्स को लिमिट करना है, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है, बाकी चीज़ें ट्रीटमेंट प्रॉपरली देना है, हाइजीन मेंटेन करना है जैसा मैंने कहा, वेंटिलेशन रखनी है, जैसे ओवर क्राउडेड या फिर कंजेक्टेड प्लेसेस नहीं होनी चाहिए। स्नीजिंग और कफिंग के प्रॉपर एटिकेट्स फॉलो करने हैं हमें ऐसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। सेफ्टी मेजर्स हमें यूज़ करने हैं, जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्प्यूटम, ग्लव्स यूज़ करने हैं हमें, अगर आप एज ए नर्स ट्रीट कर रहे हो पेशेंट को तो ग्लव्स यूज़ करने हैं, मास्क लगाना है, एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करने हैं, जो भी हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं उस पे, तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फर्दर स्प्रेड नहीं होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन देनी है हमें पेशेंट को भी, उसकी फैमिली को भी, ताकि प्रिवेंट कर सके इसको, ट्यूबरक्लोसिस को। इसके अलावा फॉलोअप्स के लिए उसको एनकरेज करना है, इम्पोर्टेंस बतानी है, क्यों उसको विज़िट करना चाहिए दोबारा, और इसके अलावा रिकॉर्ड मेकिंग पूरे ट्रीटमेंट की भी और डिज़ीज़ की भी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। इसके अलावा हम CB नाइट और जीन एक्सपर्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो कि फर्स्ट लाइन टेस्ट हैं। इससे हमें रैपिड कंफर्मेशन होगी ट्यूबरक्लोसिस की, बैक्टीरिया डिटेक्ट होगा और रिफेम्पसिन की रेजिस्टेंस का पता लगेगा, यानी हमें ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का पता लगेगा इससे। इसका रिपोर्ट जो है वो सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है ये टेस्ट, और ये NT-EB की प्रायोरिटी है सभी प्रिजेम्प्टिव TB केसेस के लिए। और हम इसमें करते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट, जिसमें प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD इंजेक्ट किया जाता है आर्म के अंदर, और 48 to 72 आवर्स तक वेट करते हैं। उसके बाद हमें असेस करना होता है इंड्यूरेशन, एक बल्ब जैसी फॉर्मेशन होती है आर्म के ऊपर। फिर अगर वो 15 या 15 से ज़्यादा mm की होगी मेजरिंग वो इंड्यूरेशन, तो वो पॉजिटिव माना जाता है किसी भी हेल्थ या नो रिस्क फैक्टर वाले पर्सन के अंदर। मीन्स जिस पर्सन को रिस्क फैक्टर नहीं होगा, हेल्दी होगा, फिर अगर उसको 15 mm या इससे ज़्यादा आ जाएगा इंड्यूरेशन मेजरमेंट, तो माना जाएगा टेस्ट पॉजिटिव है। इसके अलावा हम स्प्यूटम टेस्ट करेंगे, जिसमें हम स्प्यूटम स्मीयर भी देखते हैं और स्प्यूटम कल्चर भी करते हैं। स्प्यूटम स्मीयर जो होता है इसमें हम ज़ील नेल्सन स्टेनिंग करते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए। ये सपोर्टिव होता है और इसमें क्या होती है, इन्फेक्शन की असेसमेंट होती है। साथ में हम स्प्यूटम कल्चर भी करते हैं, किस पे करते हैं, लोवेंसन स्टीन लेंसन मीडियम पे। इसमें क्या होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ये स्प्यूटम कल्चरिंग, और इसमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है ड्रग रेजिस्टेंस की। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं जो कि सपोर्टिव माना जाता है। इसमें पल्मोनरी कैविटी का पता हमें लगेगा, कैविटीज़ प्रेजेंट है कि नहीं। हावेवर इससे हमें कंफर्म नहीं होता है, इससे हम ये पॉजिटिव नहीं मानेंगे कि टेस्ट है ट्यूबरक्लोसिस किसी पर्सन को है या नहीं, वो कंफर्मेशन नहीं मिलता। अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम इस पेशेंट को डॉट्स थेरेपी देते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट। इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स दिए जाते हैं और सेकेंड लाइन ड्रग्स दिए जाते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करेंगे तो वो आता है पायराजेनामाइड, रिफैम्पसिन, आइसोनाइजिड, इथैम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर बच्चों को होगा ये ट्यूबरक्लोसिस तो उसको उस टाइम पे इथैम्ब्यूटॉल जो है वो सेपरेटली देते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स को अगर हम देखेंगे तो इसमें आता है कैनामाइसिन, रिफेब्यूटिन, थियासिटाजोन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, एमिकासिन, और आता है इसमें कैप्रियोमाइसिन, इथियोनामाइड जिसे हम या प्रोथियोनामाइड भी बोलेंगे, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड पासा या साइक्लोसेरिन। ये थे सारे हमारे सेकेंड लाइन ड्रग्स। ट्रीटमेंट रेजिम की बात करेंगे कैटेगरी फर्स्ट न्यू केसेस की, तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ये हम देते हैं इंटेंसिव फेज़ में जो कि 2 मंथ्स का होता है।
और कंटिन्यूएशन फेज़ में जो कि 4 मंथ्स का होता है। इंटेंसिव फेज़ में हम देते हैं HRZE, वो मैंने आपको अभी टेबल में शो किया है HRZE कौन से ड्रग्स हैं। उनकी जो डोजेज है वो देंगे हम 75, 150, 400 और 275 mg रिस्पेक्टिवली। कंटिन्यूएशन फेज़ में हम देते हैं HRE, जिसमें आता है 75, 150, 275 mg की डोजेज। और जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है MDR-TB, उसमें हम तब देते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। अब हम देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हम दे सकते हैं इस ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को। सबसे पहले हमें इसको हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है, हैंड वॉशिंग के लिए एनकरेज करना है, टेक्निक सिखानी है हमें इसको हैंड वॉशिंग की, साथ में अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करना है, कफ को मॉनिटर करना है, फीवर चेक करना है, बॉडी वेट चेक करना है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखना है हमें पेशेंट का, और ड्रग्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड हुए हैं डॉक्टर ने जो किए होंगे वो एडमिनिस्टर करने हैं टाइमली। वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है और EBG एनालिसिस करनी है। साथ में हमें ट्रीटमेंट की जो एडहेरेंस है पेशेंट की वो चेक करनी है। हमें जो ड्रग्स है उसके हमें देखने हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखनी है, आइसोलेशन मेंटेन करनी है, पेशेंट को विजिटर्स को लिमिट करना है, खुद भी हमें एक्स्ट्रा कांटेक्ट में नहीं रहना है, पेशेंट के ज़्यादा कांटेक्ट अवॉइड करना है, और जब कांटेक्ट में आए तो सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना है। इसके अलावा विजिटर्स को रेस्ट्रिक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बोला। एयरवेज को जो है क्लियर रखना है हमें, उसको बोलना है अगर उसको स्प्यूटम प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको बोलना है उसको एक्सपेल करने के लिए। इसके अलावा स्टीराइल सक्शनिंग टेक्निक्स का यूज़ करना है, अगर वो खुद से जो है स्प्यूटम उसका आउट नहीं हो रहा है, एक्सपेल नहीं हो रहा है, तो सक्शनिंग देनी है स्टीराइल टेक्निक से। कवर्ड कंटेनर को हमें देना है, उससे प्रोवाइड करना है कवर्ड कंटेनर स्प्यूटम के लिए, ताकि हम प्रॉपरली उसको डिस्पोज कर सकें। और उसके अलावा रिप्लेस उसको फ्रीक्वेंटली करना है, ताकि वहाँ पे बैड स्मेल ना हो और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ ना जाएं। साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करना है, एज आई ऑलरेडी सेड। हेल्दी डाइट देनी है पेशेंट को, जिसमें प्रोटीन्स होंगे, आयरन ज़्यादा होगा और विटामिन ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये हीलिंग में हेल्प करते हैं। पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है और क्लीन एनवायरनमेंट देना है और हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। अगर पेशेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसको रोकना नहीं है, उसको अलाउ करना है, उसको फ्री रखना है कि वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सके और आपको ऑनेस्टली उसको आंसर देना है। कोई भी आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे उसके अंदर फेक जो है होप जाग सके। साइकोलॉजिकल सपोर्ट और हेल्थ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, इसके अलावा जो कि मेन रोल होता है नर्स का। यहाँ पे हमारा ट्यूबरक्लोसिस का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है।